नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग सरकार के अंक के विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग देख सकते हैं सरकार के अंक के विषय सरकार के अंक कितने प्रकार के हैं। सरकार के अंक तो कहने के लिए 3 प्रकार से हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं विधायिका, क्या विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। इस विधायिका को हम लोग अगर समझें तो विधायिका का कार्य क्या है। इस विधायिका का कार्य है दोस्तों, विधायिका का कार्य है कानून बनाना। कानून कौन कौन से लोग बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। कानून की अगर हम लोग बात करें, जिसमें संसद आ जाएगा, संसद यानी एमपी, संसद यानी एमपी कौन, केंद्र के माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। जबकि राज्य में विधानमंडल में कौन, एमएलसी कौन, एमएलसी या एमएलए या एमएलसी। जहाँ पे एमएलसी की सीट है वहाँ पे एमएलसी, जहाँ पे एमएलए की सीट है वहाँ पे एमएलसी के द्वारा कानून बनाया जाएगा। दोस्तों, इस विधायिका का कार्य है कानून बनाना। क्या इस विधायिका का कार्य है कानून बनाना। विधायिका में कौन कौन, एक तरफ तो आप लोग देख सकते हैं केंद्र में जो कानून बन रहा है, एक तरफ राज्य में कानून बन रहा है। इस केंद्र में कौन बना रहा है, संसद बना रही है। संसद में कौन कौन, जो उसमें ढेर सारे एमपी हैं, उनके द्वारा संसद कानून बना रही है। और विधानमंडल में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे एमएलए हैं और जहाँ उनके एमएलए के द्वारा कानून बनाया जाएगा, जहाँ एमएलसी है एमएलसी के द्वारा कानून बनाया जाएगा। दोस्तों, इस जो ये विधायिका है, विधायिका का कार्य है सिर्फ कानून बनाना। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, लेकिन इसमें बात आती है कि इसको लागू कौन कराएगा। तो लागू इसको जो है कार्यपालिका कराएगी। कौन, कार्यपालिका कराएगी। कार्यपालिका में अगर हम देखें तो कार्यपालिका के जो अंग हैं कौन कौन हैं। कार्यपालिका में अगर केंद्र में हम लोग देख लें, सबसे पहले राष्ट्रपति साहब आ जाएंगे। राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मंत्रिमंडल। तीसरे में जो सचिव होंगे, सचिव, और देश के सभी अधिकारी में मतलब आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, सब अधिकारी आ जाएंगे। और राज्य में कौन होगा, केंद्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो राज्य में आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य का प्रमुख कौन होगा विधायिका का। तो राज्य में मित्रों राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल। और इसमें भी अगर देखें तो मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिमंडल होगी। मंत्रिमंडल के बाद राज्यों के सचिव जो होंगे, राज्य की मंत्रिमंडल, राज्य के सचिव और राज्य के अधिकारी। राज्य के अधिकारी।
तो हम लोग देख रहे हैं कि विधायिका कानून बना रही है। क्या विधायिका कानून बना रही है? केंद्र में संसद बना रही है, राज्य में विधानमंडल बना रही है। इन लोगों का कार्य है जो कानून बनाना, लेकिन लागू कराने की बात हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका में केंद्र में हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा कानून लागू कराया जाएगा। मंत्रिमंडल के द्वारा जो राज्य के सचिव, देश के सचिव हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा कानून लागू कराया जाएगा। यानी इसके द्वारा बनाया गया तो ये जो केंद्र के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लागू कराया जाएगा। सेम उसी तरह राज्य में जो कानून बनाए जा रहे हैं विधानमंडल के माध्यम से, वह राज्य के राज्यपाल, मंत्रिमंडल और सचिव, अधिकारी इत्यादि लोग इसको लागू कराएंगे। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, विधायिका का कार्य है कि कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य है उसको लागू करना। तमाम स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि उनको इतना मतलब कंफ्यूज रहते हैं सरकार के अंग कौन कौन से हैं, सरकार का क्या कार्य क्या है विधायिका, क्या है न्यायपालिका, क्या है कार्यपालिका। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें हमने विधायिका को देख लिया, कार्यपालिका को देख लिया। आइए देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले अपने न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को देख सकते हैं। क्या? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्टों के न्यायालय। यानी जो विधायिका द्वारा कानून बनाया जा रहा है और कार्यपालिका द्वारा कानून जो है लागू कराया जा रहा है, इन कार्यपालिका का द्वारा जो कानून लागू किया जा रहा है, इसको अगर कोई नहीं मान रहा है तो न्यायपालिका का यह धर्म होगा कि उसको अगर नहीं मान रहा है तो उसको दंडित कर सकती है। कौन कर सकती है? न्यायपालिका दंडित कर सकती है। नेक्स्ट इसमें बात निकल के आती है कि कार्यपालिका में ऐसे कितने पद हैं जो स्थायी हैं यानी परमानेंट हैं, और कौन से ऐसे पद हैं जो नॉन परमानेंट हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जो एक कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल है, यह एक कह सकते हैं अस्थायी हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए आते हैं, और 5 साल के बाद इनका 5 साल या उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। मंत्रिमंडल को तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हम लोग देख सकते हैं कि किसके तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है। यहाँ भी मंत्रिमंडल जो है इसको भी कहाँ विधानमंडल के माध्यम से अविश्वास प्रस्तावित करके हटाया जा सकता है। लेकिन ये ऐसे पद हैं सचिव और इसे यहाँ के सचिव, इनको हटाने के लिए इनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए संसद के द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सरकार के स्थायी अंग हैं सचिव और अधिकारी, और यह जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ये अस्थायी हैं। तो हमने दोस्तों समझा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को हम लोग पीछे पढ़े भी हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्रता मिली है, यानी इनको अलग रखा गया है। आर्टिकल 50 के तहत जब हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे उसमें देखा था, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, इन दोनों से स्वतंत्र है न्यायपालिका। उसका जो कार्य है बस इनके द्वारा जो कानून लागू कराया जा रहा है, इनके द्वारा कानून जो बनाया जा रहा है, इनके द्वारा लागू कराया जा रहा है, और इनके द्वारा इनका कर्तव्य है कि जो व्यक्ति या जो नागरिक
कानून को नहीं मान रहे हैं, या जो भी अधिकारी के ऊपर भी सारी बातें लागू होती हैं, जो भी अधिकारी, जो भी नागरिक, जो भी व्यक्ति कानून को नहीं मान रहा, न्यायपालिका उसको दंडित कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात रही सरकार के अंग की। हमने समझा कि क्या है कार्यपालिका, क्या है न्यायपालिका, क्या है विधायिका। इसमें एक चौथा स्तंभ भी निकल के आता है, चौथा स्तंभ भी निकल के आता है। कौन सा है? कह सकते हैं प्रेस हमारे सरकार के अंग का चौथा स्तंभ है। जिस समय आप लोग देख सकते हैं जिस तरह संविधान के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई है, इसका आप लोग देख रहे हैं बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। संविधान के माध्यम से जो स्वतंत्रता दी गई है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने पीछे जब हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसमें देखा था। इस समय हमारे देश में जो प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है, इसका इतना मिसयूज हो रहा है। हमारी जो मीडिया है उसको इतना भी शर्म नहीं लग रहा है कि पूरे विश्व में जो है प्रेस का स्थान कहाँ पहुँच गया है, 142वें नंबर पे पहुँच गया है। जो विश्व के डाटा के अनुसार जो है हमारी मीडिया जो है 142वें नंबर, यानी सबसे खराब स्थिति में अगर देखा जाए तो अपने भारत की 2-4 देश छोड़ने के बाद अपने भारत की स्थिति है मीडिया में। और इनको शर्म भी नहीं लगता है कि देश के साथ कैसा करना चाहिए। देखते हैं जो चीज़ें सही रहती हैं वो लोग, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो चीज़ें सही रहती हैं उनको दबा के रखते हैं, और जो वैसी रहती हैं उनको बार बार दिखाते हैं मीडिया के लोग। संविधान वालों ने इसको तो इसलिए नहीं दिया था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से देखा जाए तो अपने परेशानी का जो जरिया है वो जनता खुद है। अगर जनता चालाक रहती, जनता के अंदर अगर अपने अधिकारों और उनके कर्तव्यों और ज्ञान का अगर भंडार रहता तो आदमी आराम से अपना जीवन जी सकता है। जिस तरह आप लोग पश्चिमी देश में देख सकते हैं, पश्चिमी देश में जैसे यूरोप से सटे, यूरोप में जितने भी बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे कोई समस्या इकोनॉमी के लेकर देश में, वहाँ के किसी देश में कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ कोई पढ़ना लिखना चाहता नहीं, बस जन्म हो गया, कुछ लोग तो ऐसे हैं बस जन्म हो गया है, किसी तरह से अपना पेट पाल लेते हैं और मर जाते हैं, ना कि अपने जीवन को धन बनाने के लिए कुछ अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा करें। ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। सरकार उसी का नाजायज़ फ़ायदा, जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी नेता हैं, उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और जनता को गुमराह कर कर उनको अपने अंगुलियों पे नचाते हैं। दोस्तों, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम अपने देश की हालत होती जा रही है, अब भगवान ही बचाए। एक यही रास्ता है, लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, इस संविधान को नहीं पढ़ेंगे या जो सामाजिक विषय है उसको नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे ही रह जाएंगे, देश हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने परिवार में कोशिश करिए, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि शिक्षा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। सही है दोस्तों, अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप कहीं भी खड़े रहेंगे। कोई भी आ जाए व्यक्ति, अगर आपकी गलती नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खास अगर आजकल हम लोग देखते हैं जिसकी गलती नहीं रहती है उसका जिस हिसाब से शोषण होता है। क्यों शोषण होता है? क्योंकि उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं से आदमी को गलत फंसा दिया जाता है। लेकिन अगर वो शिक्षित रहे तो अगले से आराम से बच सकता है कि क्या हमारे प्रति सोच रहा, उसकी अगर जो व्यक्तित्व धारणा है या सोचने की जो क्षमता है, तार्किक शक्ति मजबूत है, वह कैसे मजबूत हो सकती है? वह शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों मजबूत हो सकती है। अगर आदमी इतना चालाक हो जाए तो जीवन जीना एकदम सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जो ये क्लास था समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।